वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्पीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर 2 फेडरलिज्म से रिलेटेड है। अब जो चैप्टर नंबर 2 आपका है फेडरलिज्म, यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब वो टॉपिक कौन से हैं, चैप्टर पढ़ते समय, एक्सप्लेन करते समय मैं आपको खुद ही बताते जाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आज एग्जाम्पल के थ्रू आपसे स्टार्ट करूं तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा, या एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करना चाहें तो आप एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। घर में जैसे मम्मी और पापा हो गए, तो मम्मी की जो पावर है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द पावर, तो मम्मी की जो पावर है वो पावर घर के अंदर तक है। अगर एक हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो सब्जी क्या बनेगी, खाना क्या बनेगा, घर पे दाल खत्म है, चावल खत्म है, हल्दी खत्म है, नमक खत्म है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, दिस ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डन बाय द मॉम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फादर, सो फादर जो है, जो पिताजी हैं, वो घर के बाहर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जैसे हमने पावर शेयरिंग में देखा था कि अगर हमने सास और बहू को पावर नहीं दिया तो सास और बहू में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पावर्स को हमें नहीं देनी पड़ती, कुछ पावर हमें अपनी पास रखनी पड़ती है। जैसे कि घर पे प्रॉपर्टी का हिस्सा कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे प्रॉपर्टी पिताजी को लेनी है, ये पावर ज़्यादा कर पिताजी के पास होना चाहिए। हाँ, वो माता जी से बात कर कर, अपनी धर्म पत्नी से बात करके वो गाइड ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि देखो ये बात है तो क्या ये सही है कि क्या गलत है, एडवाइस देना खाली। तो मम्मी लोग पिताजी को क्या करेंगे, सिर्फ एडवाइस देंगे। तो फेडरलिज्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद मतलब हम क्या हैं, हमने छोटे छोटे स्टेट को मिलाकर अपना एक फेडरल, एक यूनियन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार किया। ना यू विल आस्क कि सर फेडरल, सेंट्रल और यूनियन में क्या डिफरेंस है, तो तीनों का डिफरेंस अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फेडरलिज्म एक्चुअल में है क्या, फेडरलिज्म काम कैसे करता है। तो जब हम फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं तो तो फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब होता है अ सिस्टम वेयर द पावर इज डिवाइड। सिंपल अगर बात करें कि फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर द पावर इज डिवाइड इन बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट अथॉरिटी। दो गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो गया। सॉरी, तो पावर दो डिवाइड हो गया, एक क्या हो गया सेंट्रल और एक क्या हो गया स्टेट अथॉरिटी। तो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के बीच में जो पावर डिवाइड हो रहा है, उसी पावर को हम किस नाम से जानते हैं, उस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं, फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। So what is a federalism? So federalism is a system where the power is divided between the central and the state authority along with the constituency. मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सब में हमने क्या किया, पावर को डिवाइड कर दिया, किससे, सेंट्रल और स्टेट से। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के 7th लिस्ट में देखेंगे, शेड्यूल लिस्ट में, अगर आप 7th लिस्ट में, शेड्यूल लिस्ट में देखेंगे तो सेंट्रल और स्टेट का पावर डिवाइड किया गया है कि सेंट्रल को किस किस पार्ट पे पावर, लॉ बनाने का राइट है, और स्टेट को किस पावर पे, किस सब्जेक्ट पे। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर जो डिवाइड हो रहा है वो आपका क्या है, फेडरलिज्म है। अब फेडरलिज्म दो टाइप का हो सकता है। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया कि आपका कोई दोस्त है, अब आपने अपने दोस्त को क्या किया, अब आपका दोस्त अमीर है, बहुत पैसे वाला है, पावरफुल है, तो आपने क्या किया, अपने उस अमीर दोस्त से दोस्ती करनी चाहिए कि भाई एक काम करो, हम दोनों मिलके रहते हैं, जो भी खर्चा आएगा हम दोनों देख लेंगे और तुम कहीं कहीं हमें प्रोटेक्ट कर लेना। तो जो गरीब दोस्त था और जो अमीर दोस्त था, तो दोनों के बीच में जो दोस्ती हुई है, तो उसमें सीधी सी बात है, पावरफुल कौन है, अमीर वाला है। तो जो अमीर वाला पावरफुल दोस्त है, तो वो क्या करेगा, समय समय पर गरीब वाले पर डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करेगा। और जब गरीब कोशिश करेगा कि बाहर निकलने के लिए, तो जो अमीर दोस्त है उस गरीब को पकड़ेगा कि नहीं भाई तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो, तुम वीक हो, अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो लोग तुम्हें तोड़ के ख़त्म कर देंगे, इसलिए सही है कि तुम हमारे अंडर में रहो,
तो अमीर दोस्त ने क्या किया, गरीब दोस्त को पकड़ के रखा हुआ है। सो पकड़ना, होल्ड करना। इसीलिए जब कोई सेंट्रल बहुत सारे स्टेट को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। किसी को पकड़ के रखना, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लेकिन अब जब दो दोस्त दोनों अमीर हैं, दोनों के पास इक्वल पावर है, दोनों साथ में रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना तो ए बी के ऊपर है ना तो बी ए के ऊपर है, इसमें क्या हुआ कि मतलब दोनों को पता था कि अरे यार दोनों अगर एक दूसरे से दोस्ती करेंगे तो दोनों का कॉमन क्या होगा, फायदा होगा। तो दोनों ने क्या किया, आपस में मिले, आपस में बुलाए दोनों एक दूसरे को कि भाई आइए मीटिंग करते हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलकर पावर इक्वल डिवाइड करेंगे, ना आपकी पावर ज़्यादा होगी ना हमारी पावर ज़्यादा होगी, दोनों की पावर क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों ने बुलाया चाय कॉफ़ी पे, तो इसको कहा गया कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में जितना भी स्टेट है, भले ही सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर इक्वल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है। आर्टिकल 249 ले लीजिए, चाहे एमरजेंसी ले लीजिए, आर्टिकल 3 ले लीजिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज को ले लीजिए, गवर्नर ले लीजिए। तो एक वीडियो में आपको अलग से बना दूंगा कि वेयर द गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ सेंट्रल, जहाँ पे गवर्नमेंट किसका फॉर्म ले सकती है, सेंट्रल का फॉर्म लिख सकती है। So what is a federalism? Federalism is the system where the power is divided in between the central and the state authority along with the constituency. And how many types of federalism? There are the two types of federalism. पहला कौन सा है आपका, coming together, जिसमें पावर इक्वल है, पावर इक्वल है, दोनों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, दोनों के अपने अपने लॉज हैं, दोनों के अपने अपने ज्यूरिडिक्शन हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एक होगा, हाई कोर्ट अलग हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक होगा, सिटीजनशिप एक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक होगा। लेकिन कमिंग टुगेदर में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का भी होगा, सेंट्रल का भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने मांडोली कर इक्वली कर दोनों लोग आए थे। मांडोली मतलब होता है बराबर का हिसाब करके। तो दो टॉपिक आपने देखा, फेडरलिज्म एंड टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अगला टॉपिक आपका आता है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर हम की फीचर्स की फेडरलिज्म के बारे में बात करें तो भारत जैसे देश में, भारत जैसे कंट्री में, इंडिया लाइक कंट्री जो हम कहते हैं कि हम फेडरल हैं, तो सबसे पहले की फीचर से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि यूनियन, सेंट्रल और फेडरल में क्या डिफरेंट है। फेडरल का मतलब होता है जहां पे पावर सेंट्रल और स्टेट के पास डिवाइड हो, इक्वली डिवाइड हो, वो फेडरल है। जहां पे पावर सेंट्रल की ज़्यादा हो जाए वो क्या हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब पूरी गवर्नमेंट एक यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म में काम करेगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी यूनियन गवर्नमेंट कराएगी। तो तीन हो गया, फेडरल, सेंट्रल और यूनियन हो गया। अगर की फीचर्स के बारे में बात करें, देखिए बहुत ईजी है, की फीचर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में की फीचर्स आते हैं। बस आप एक पॉइंट समझिए, उसी पॉइंट से सारे पॉइंट निकलते चले जाएंगे, सारे पॉइंट निकलते जाएंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि व्हाट इज अ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट इज डिवाइड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल या सेंट्रल एंड स्टेट। तो पावर क्या हुआ, दो लेवल में डिवाइड हो गया, सेंट्रल और स्टेट। तो पहला की फीचर क्या हुआ, फेडरलिज्म का पहला की फीचर क्या हुआ, गवर्नमेंट कैन बी कुड बी 2 और 3 लेवल की हो सकती है। जैसे लाइक एग्जांपल सेंट्रल लेवल है, सो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला फीचर, 2 और 2 से ज़्यादा सरकारों का होना, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट। लाइक एग्जांपल इन next topic we will discuss about the Panchayati Raj, which is the rural development, yeah, like example rural and the urban for the municipal party. So we will discuss that later. So what is the first feature of the federalism? First feature is 2 or more level of government. अब 2 और 2 level of government है, तो दूसरा की features क्या निकल के आया, both the government have their own administration. सिंपल है, सेंट्रल का ISPCS, स्टेट का SDM ADM। क्लियर है। तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला की फीचर, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट देयर ऑन ज्यूरिडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा ज्यूरिडिक्शन, सेंट्रल के लिए हाई कोर्ट, स्टेट के लिए सेंट्रल के लिए सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के लिए हाई कोर्ट। तीसरा की फीचर हो गया, पहला की फीचर क्या हो गया,
टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और जब दो और दो से ज़्यादा सरकार है तो दोनों सरकार के, दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग ज्यूरिडिक्शन होंगे, दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, और दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेशन होंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ टैक्सेशन? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बनाए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर टैक्स वसूलेगा, उसी तरह स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा उसके ऊपर अपने टैक्स वसूलेगा। सो तीन चार की फीचर्स हो गए। पहला की फीचर्स, देयर आर द टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट देयर ऑन ज्यूरिडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया, इफ द फंडामेंटल राइट कुड बी अ चेंज, लाइक एग्जाम्पल, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू बी चेंज इन द फंडामेंटल राइट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज या फेडरलिज्म के पावर में या हाई कोर्ट के मैटर्स में कुछ चेंज करना चाहती है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के वो काम नहीं हो सकता। सीधा सा मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ही मेजर डिसीजन आपको लेने हैं, अगर बहुत मेजर डिसीजन लेने हैं, तो मेजर डिसीजन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का साथ आना जरूरी है। अगर दोनों गवर्नमेंट साथ नहीं आ रही है तो मेजर डिसीजन के लिए अप्रूवल नहीं मिल सकता। सो देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुडिशरी, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। If a major changes in the fundamental right, DPSP, FD, then state the concern of state government is mandatory. So जब दो और दो लेवल के गवर्नमेंट के हम धीरे धीरे नीचे की बात करेंगे और सीधा सा मतलब है। तो अब तीसरा अगला की फीचर, इफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसे सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। अगला की फीचर ये हमारे फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अगर सेंट्रल और स्टेट में झगड़ा हो गया, जैसे लाइक एग्जांपल कि अब हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, वो केरला को लेके, कर्नाटक को लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना चाहती है। या लाइक एग्जांपल रिवर डिस्प्यूट हो गया, और वो रिवर क्या हो रही है, आपका स्टेट से होके जा रही है, और सेंट्रल उस पर कुछ डैम इस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है, या उस नदी का पानी किसी और स्टेट को देना चाहता है या किसी और कंट्री को देना चाहता है, तो मैटर फंसेगा। तो जो मैटर फंसेगा, तो मैटर सॉल्व करने के लिए फेडरलिज्म में क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि स्टेट वर्सेस यूनियन, स्टेट वर्सेस स्टेट होगा तो वो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। अगला रेवेन्यू, दोनों के अलग अलग टोल टैक्सेस होंगे, दोनों के अलग अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट होंगे, दोनों अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर फेडरलिज्म के फीचर जरूरी क्यों है इतना, वाई द फेडरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। देखिए बेटा, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपको पता है कि आपके घर वाले कमज़ोर हैं, तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उनको साथ में रखना होगा। जैसे लाइक एग्जांपल कि अगर ये 5 उंगली है और ये पांचों उंगलियां कमज़ोर हैं, कोई किसी को कोई कभी भी क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, और बीच में जो ये है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जब हमला होने लगता है वीकर स्टेट्स पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट को अपने अंडर में कर लेती है, तब ये बन जाती है मुट्ठी, तब ये बनता है सेंट्रल पावर। क्यों? क्योंकि इन पांचों को लग रहा था कि ये अकेले रह लेंगे, तो अकेले नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? कमज़ोर है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया से कमज़ोर है, कोई इकोनॉमिकली कमज़ोर है, कोई रिसोर्स के मामले में कमज़ोर है, कोई एरिया के मामले में कमज़ोर है। अब गोवा बोल दे कि हमें नेशन बना दीजिए, तो इतना छोटा सा स्टेट, उसको क्या नेशन बना देंगे आप? कल को तो फिर बोलेगा कि फिर चंडीगढ़ बोलेगा हमको बना दीजिए, महाराष्ट्र बोलेगा हमको बना दीजिए। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है डिपेंडेंसी को लेकर, जो हमने इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल लड़ा, जो हमने फाइट फॉट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में, हमने छोटे छोटे स्टेट्स को मर्ज करके एक बहुत बड़ा हमने कंट्री तैयार किया। दैट्स द रीजन वी आर द फेडरल, वी आर द यूनियन। हम किसकी यूनियन है? हम स्टेट के यूनियन है। इन स्टेट को मिलाकर एक यूनियन तैयार हुआ है। यहाँ पे यूनियन मतलब हुआ ताकत, यहाँ पे यूनियन मतलब ये नहीं कि एकीकरण, एक हो जाना, एकीकरण कि ठीक है भाई एक काम करते हैं, सबकी पावर हम ले लेंगे, ठीक है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में, इमरजेंसी के कंडीशन में, वे सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कंडीशन में। तो जब ऐसी बातें आएंगी तो क्या क्या की फीचर्स मैंने भी आपको बताया, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ज्यूरिडिक्शन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट,
मेजर डिसीजंस विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के चेंज नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। रेवेन्यू सिस्टम और फेडरलिज्म के दो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, यूनिटी बना के रखना और दूसरा यूनिटी को प्रमोट करना, सेफ गार्ड देना। तो पहला तो यूनिटी, दूसरा सेफ गार्ड। अगर आज उत्तर प्रदेश या आज महाराष्ट्र पर अटैक हो रहा है तो उसके लिए पूरी इंडिया साथ आएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उन सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखा हुआ है। नहीं तो कल को तो नागालैंड बोलेगा हमें अलग कर दीजिए, तो हमारे पास तो फिर ईस्ट बचेगा ही नहीं, तो हम पाकिस्तान को कैसे टैकल करेंगे, सॉरी चाइना को कैसे टैकल करेंगे। राजस्थान बोल दे कि हमें अलग कर दीजिए, गुजरात बोले हमें अलग कर दीजिए, तो हम पाकिस्तान को कैसे टैकल करेंगे। इसलिए चारों दिशाओं से हमने सबको होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ईस्ट, यहाँ से वेस्ट, ऊपर से जम्मू कश्मीर खींचा है, नीचे से केरला को उठा लिया है और यहाँ से आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, सेवन सिस्टर्स भाग रही थी, हमने दबोच लिया। तो जैसे ही हमने उन्हें दबोच लिया और यहाँ से राजस्थान सूखा था, वो बोल रहा था कि नहीं हम रेगिस्तान में अपना पिकनिक बनाएंगे। हमने बोला ऐसे तुम नहीं बना पाओगे, तुम भी हमारे पास आओ। तो सबको खींच कर हमने दिल्ली बना दिया, जिसमें हमारा यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोस्ट ऑफ ऑफिसेस काम करती है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऑल थिंग्स। तो कभी कभी छोटे लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए लाठी मारना जरूरी होता है। तो यहाँ पे लाठी क्या था, इमरजेंसी। लाठी क्या था, आर्टिकल 249। आर्टिकल क्या था, 3। लाठी क्या था, आर्टिकल 3। लाठी क्या था, सिविल सर्विसेज। लाठी क्या था, गवर्नर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल कर देती है, किसके कंपेयर में, स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में। सो इन द टुडेज क्लास व्हाट यू लर्न, फर्स्ट थिंग व्हाट इज अ फेडरलिज्म, सेकेंड की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, नेक्स्ट व्हाट मेक्स द इंडिया फेडरल एंड इट्स टाइप्स। तो फेडरलिज्म के जो टाइप्स है वो दो हैं, कौन कौन से हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में सिटीजनशिप दो दो होगा, सुप्रीम कोर्ट दो दो होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन दो दो होंगे और पावर इक्वली होगा, इक्वल शेयर होगा। और होल्डिंग टुगेदर में 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 सिटीजनशिप, 1 सुप्रीम कोर्ट और सबकी पावर, सेंट्रल के पास थोड़ी पावर ज़्यादा होगी। और जब हम अगला देखते हैं कि ऐसे हमारे पास क्या सबूत हैं जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अभी आपने ये बता दिया कि आपने आर्टिकल 249 गिना दिया, आर्टिकल 3 गिना दिया, आर्टिकल 352, 356 इमरजेंसी गिना दिया, आपने गवर्नर को बता दिया, आपने सिविल सर्विसेज को बता दिया। क्या हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में एविडेंस है जो हमें इंडिया को फेडरल बनाते हैं? हाँ, वी हैव इन द वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द 7th शेड्यूल। तो जो 7th शेड्यूल लिस्ट है, 7th शेड्यूल है, उसमें सेंट्रल और स्टेट की पावर को डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट को मेंशन किया गया है, जिसे हम यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे डिफेंस, बैंक, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर, किससे हमारे रिलेशन होंगे कंट्री के बाहर। तो ये सारे जो मैटर्स हैं, ये मैटर्स किसके पास आएंगे, सेंट्रल के पास आएंगे, यूनियन लिस्ट में आएंगे। मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ लॉ कौन बना सकता है, रूल्स कौन बना सकता है, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस पे लॉ बनाने के लिए। तो अब ये लॉ तो बन गया, अब इस लॉ पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। भाई हमारे एरिया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से टू स्टेट गवर्नमेंट की, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो स्टेट बोलेगा ठीक है भाई हम आपके आंगन में नहीं आएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो स्टेट के आंगन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, या लाइक एग्जांपल आप पुलिस ले लीजिए, आप लाइक एग्जांपल पब्लिक फैसिलिटी ले लीजिए, पब्लिक वायलेंस ना हो पाए, ये सब किसके मैटर्स आ जाएंगे आपके। वाटर को ले लीजिए, ये सब मैटर किसके आ जाएंगे आपके, स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे। और कॉन्करेंट ऐसे लिस्ट होते हैं जिसपे दोनों बना सकते हैं। एजुकेशन ले लीजिए, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। एग्रीकल्चर को भी ले लीजिए, एग्रीकल्चर भी दोनों में आएगा कि भैया स्टेट अपने लिए क्या कर रहा है, सेंट्रल किसानों के लिए कौन सी पॉलिसीज ला रही है। ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो 3 लिस्ट मेंशन कर दिया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। बट व्हाट अबाउट दैट लिस्ट which came after the making the constitution, या which came in the 21st of the century era, that is your internet, cyber, information technology, AI। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, इस पे लॉ कौन बनाएगा। तो इन सब पे लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी दी गई, ये पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली,
इस पर बनाने के लिए तो इस लिस्ट को कहा गया रेजिडुअरी लिस्ट। कौन सा लिस्ट कहा गया? रेजिडुअरी लिस्ट कहा गया। सो हाउ मेनी लिस्ट वी हैव इन अवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज द 3. विच वन? सेंट्रल मीन्स यूनियन, स्टेट एंड द कॉन्करेंट। ये 3 ऐसे लिस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। 7th लिस्ट, 7th शेड्यूल क्या करता है? उन्हें डिवाइड करके देता है। और अगला है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग। तो ये सब टॉपिक किसके अंदर आ गए हमारे? नॉर्मली रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर में आ गए। सो कौन कौन सा टॉपिक हमने देखा अभी तक? व्हाट इज अ फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट मेक्स द इंडिया फेडरल कंट्री। सो ये है आपका फेडरलिज्म का पार्ट 1। आगे के जो पार्ट 2 हैं उसमें 2-3 टॉपिक डिस्कस करके, कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देख के, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से लाइन ऐसे हैं जिन लाइन को डायरेक्ट सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आई होप आपको फेडरलिज्म के बारे में जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप कि यू विल कमेंट वट एवर यू हैव डाउट। जो भी आपको फेडरलिज्म से रिलेटेड डाउट है उस डाउट को आप क्लियर कीजिए, पढ़िए, और जो भी डाउट है उस डाउट को कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको छोटे मोटे जो भी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल से इवेंट से जुड़े हुए करेंट्स अफेयर हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट हो, वो डाउट आपको क्या किया जा सके, आपको इजीली बताया जा सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।